हेलो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। उम्मीद करता हूं कि यह चाणक्य की 12 नीतियां आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। जिंदगी बदल ना जाए तो बताना, लेकिन वीडियो को मित्रों पूरी देखना। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। जिसे जिंदगी बदलना है तो 4 मिनट की वीडियो क्या मायने रखती है। जो मेरे चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी भी राय दे। आप लोग कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, केवल एक सांस होती है और एक अनदेखी यात्रा होती है जिसमें उसे बिना किसी पूर्व तैयारी के कदम रखना होता है। वह न कोई अस्त्र लेकर आता है, न कोई ढाल, न कोई समर्थन लेकर आता है, न कोई आश्रय। वह बिल्कुल नग्न, निर्दोष और असहाय होता है। संसार में कदम रखते ही वह संघर्ष के महासागर में डूबने को विवश होता है। उसकी मुस्कान पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उसकी मासूमियत पर संदेह किए जाते हैं, उसकी क्षमताओं को तौला जाता है। उसे हर कदम पर अपनी उपस्थिति सिद्ध करनी पड़ती है। समय जैसे कोई निर्दयी कसाई की तरह उसकी मासूमियत की गर्दन पर छुरी चला देता है और वह धीरे धीरे सीखता है कि इस संसार में जिंदा रहने के लिए केवल सांसें काफी नहीं हैं। यहाँ तो अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए हजारों युद्ध लड़ने पड़ते हैं। कई बार तो स्वयं अपने भीतर के विश्वास से भी लड़ना पड़ता है। संसार कोई निष्पक्ष भूमि नहीं है, यहाँ जीत हमेशा बलवान की होती है। बुद्धि और चातुर्य से रहित व्यक्ति यहाँ केवल भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उसे कोई याद नहीं रखता, उसका अस्तित्व इतिहास में दर्ज नहीं होता, उसकी पीड़ाएं उसकी कब्र के साथ ही मिट जाती हैं। परंतु जो व्यक्ति शत्रुओं से बिना लड़े, बिना हाथ उठाए विजय प्राप्त करना सीख लेता है, वही अमर होता है, वही इतिहास में अमिट नाम अंकित कराता है। वही चाणक्य की उन अमर नीतियों का साधक बनता है जिनके सामने तलवारें झुक जाती हैं और साम्राज्य ढह जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो शत्रु के रक्त से अपनी तलवार को नहीं रंगता, बल्कि उसकी चेतना को भ्रमित करके उसे आत्मसमर्पण के लिए विवश कर देता है, वही सच्चा विजेता है। युद्ध वही नहीं जो रणभूमि में लड़ा जाए, युद्ध वह भी है जो मस्तिष्क की गुप्त गुफाओं में चलता है। शत्रु वही नहीं जो सामने खड़ा हो, शत्रु वह भी है जो मन में संदेह का बीज बोता है, भय का विष घोलता है और हार की संभावनाओं को जन्म देता है। जो इन अदृश्य शत्रुओं को जीतना सीख लेता है वह संसार पर शासन कर सकता है। चाणक्य की नीति कहती है कि युद्ध तभी सर्वोत्तम होता है जब उसमें खून बहाने की आवश्यकता न पड़े। बुद्धिमान वह नहीं जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करे, बल्कि वह जो बुद्धि के कौशल से शत्रु को घुटनों पर लाकर बिठा दे। संसार की समस्त महानताएं, समस्त साम्राज्य, समस्त विजयी व्यक्तित्व इसी एक रहस्य को साध कर अमर हुए हैं कि उन्होंने अपने शत्रुओं को लहूलुहान नहीं किया, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ दिया, उनके भ्रमजाल में फंसा दिया, उन्हें अपने ही संदेहों में घुटने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो मस्तिष्क के जाल से अधिक प्रभावी हो, ऐसा कोई कवच नहीं जो मस्तिष्क की कुशाग्रता से अधिक सुरक्षित हो। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का अंत करना है तो तलवार नहीं, भ्रम फैलाओ, उसके भीतर असमंजस और भय के बीज रोप दो। जब वह अपने ही विचारों के दलदल में फंस जाए, तब बिना हाथ लगाए उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। वही विजय है जो बुद्धि से प्राप्त होती है, वही सत्ता स्थायी होती है जो चतुराई से अर्जित होती है। शक्ति का प्रदर्शन तात्कालिक भय उत्पन्न करता है, परंतु बुद्धि का खेल शत्रु को स्थायी पराजय देता है। संसार की समस्त महान गाथाओं के पीछे यही रहस्य छिपा है कि वीरता केवल भुजबल से नहीं, मस्तिष्क की दक्षता से प्रमाणित होती है। जो बुद्धिमान है वह तलवार चलाए बिना युद्ध जीतता है, जो मूर्ख है वह तलवार लहराते हुए भी पराजित हो जाता है। संसार में सबसे कठिन कार्य है शत्रु को बिना हिंसा के हराना, लेकिन यही सबसे स्थायी विजय होती है। यही वह नीति है जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई थी। यही वह अदृश्य शक्ति है जिससे बिना एक बूंद रक्त बहाए साम्राज्य बनाए जा सकते हैं और सम्राट गढ़े जा सकते हैं। जब शत्रु को ये पता ही नहीं चलता कि उसे कहां पराजित किया जा रहा है, किस दिशा से उसे घेरा जा रहा है, जब वह अपने ही भय, संशय और भ्रम का शिकार बनता है, तब उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। नीति यह कहती है कि अपने शत्रु के सम्मुख सीधे मत जाओ, अपने शत्रु को सच मत दिखाओ,
उसे अंधकार में रखो, उसे भटकाओ, उसे ऐसे रास्तों पर भेजो जहां वह स्वयं अपने अंत का मार्ग प्रशस्त कर दे। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए सीधा नहीं दौड़ता बल्कि जाल बिछाता है, उसी प्रकार शत्रु को हराने के लिए सीधे युद्ध मत करो, बल्कि ऐसा भ्रम उत्पन्न करो कि वह स्वयं अपने ही पांव से उस जाल में फंस जाए जहां से बच निकलना असंभव हो। भ्रम एक अदृश्य जाल है जो शत्रु को बिना लड़े समाप्त कर देता है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती है कि यदि हम शत्रु को भ्रमित कर दें, उसके विचारों को उलझा दें, उसकी योजनाओं को धूमिल कर दें, तो उसे पराजित करना सरल हो जाता है। संसार में जो सबसे बड़ी विजय हुई है वे उन योद्धाओं की नहीं थी जो केवल बलशाली थे, बल्कि उन रणनीतिकारों की थी जिन्होंने बिना लड़े, बिना रक्त बहाए अपने शत्रुओं को पराजित किया। चाणक्य का जीवन स्वयं इस बात का साक्षी है कि बिना सीधे युद्ध किए कैसे साम्राज्य बदले जा सकते हैं, कैसे इतिहास की दिशा मोड़ी जा सकती है, कैसे शक्तिशाली राजाओं को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। वह ये भी कहते हैं कि शत्रु के पास भले ही लाखों सैनिक हो, अनगिनत अस्त्र हो, पर यदि उसका मन भ्रमित है, उसका मस्तिष्क उलझा हुआ है, तो वह सबसे कमजोर है। मन की कमजोरी सबसे घातक कमजोरी होती है, और जो व्यक्ति इसे साध लेता है वह जय बन जाता है। जो अपने शत्रु को भ्रम के जाल में बांध सकता है वह सबसे महान विजेता है। शत्रु से बिना लड़े विजय प्राप्त करना केवल युद्ध की कला नहीं है, ये जीवन की भी सबसे महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि जीवन भी एक निरंतर युद्ध है जिसमें प्रतिदिन हमें अनगिनत समस्याओं, विरोधियों और परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। और यदि हम इस कला को सीख जाएं तो हम न केवल अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या सामाजिक जीवन। हर जगह इस नीति का उपयोग हमें अजेय बना सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को भ्रमित करो, उसे अपने इरादों का पता न चलने दो, उसे अपने ही भ्रम जाल में उलझने दो, और फिर देखो कैसे वह बिना तुम्हारे हाथ उठाए ही पराजित हो जाता है। चाणक्य नीति का यही प्रथम और अटल सिद्धांत है जो युगों युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि सत्य यही है कि मस्तिष्क का युद्ध तलवार के युद्ध से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है कि बाहरी शत्रु से लड़ने की अपेक्षा आंतरिक युद्ध अधिक महत्वपूर्ण है, तभी वह बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक भीतर भय, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के शत्रु जीवित रहते हैं तब तक कोई भी बाहरी शत्रु पराजय नहीं दे सकता। इसलिए चाणक्य की नीतियों में ये भी सिखाया गया है कि शत्रु से पहले स्वयं के भीतर के विकारों को समाप्त करना चाहिए। जो अपने भीतर से भय को जड़ से निकाल देता है वह बाहरी भय से मुक्त हो जाता है। जो अपने भीतर से संशय को जला देता है वह बाहरी चुनौतियों के सामने अडिग रहता है। जो अपने भीतर से लोभ का नाश कर देता है वह संसार के प्रलोभनों के सामने अडिग रहता है। चाणक्य के अनुसार महान योद्धा वही है जो पहले अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, फिर संसार के शत्रुओं पर चढ़ाई करता है। जो स्वयं से युद्ध नहीं कर सकता वह किसी भी युद्ध में स्थायी विजय नहीं पा सकता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आत्म परिष्कार सबसे प्रथम नीति है। यदि तुम शत्रु से बिना लड़े उसे पराजित करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की दुर्बलताओं को समाप्त करो, क्योंकि यदि तुम भीतर से दुर्बल हो तो बाहरी बल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चाणक्य की दूसरी अद्भुत शिक्षा यह है कि शत्रु को कभी अपने वास्तविक इरादे मत बताओ। अपने मन के भावों को अपने ही भीतर छिपा कर रखो। अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा धारण करो जिसमें तुम्हारे असली उद्देश्य का कोई संकेत न मिले। शत्रु यदि तुम्हारे मनोभावों को जान लेता है तो वह उसके अनुसार रणनीति बनाकर तुम्हें पराजित कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने शत्रु के सामने स्वयं को साधारण, निर्बल और निरीह दिखाओ। जैसे एक गहरी नदी ऊपर से शांत दिखती है किंतु भीतर अथाह प्रवाह छिपाए रहती है, वैसे ही अपनी क्षमताओं और योजनाओं को गुप्त रखो। जो अपनी चालों को प्रकट कर देता है वही युद्ध हार जाता है। जो अपनी रणनीतियों को गुप्त रखता है वही विजयी होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को भ्रमित करने के लिए पहले स्वयं को साधारण दिखाओ, अपनी कमजोरियों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करो, अपनी ताकतों को छुपाओ, अपने इरादों को रहस्यमय बनाओ।
तब शत्रु तुम्हें कम आंकने लगेगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तभी सही समय पर तुम उसे चौंका कर विजय प्राप्त कर सकते हो। चाणक्य की तीसरी महत्वपूर्ण नीति है शत्रु को भीतर से तोड़ना। उसे बाहरी आक्रमण से जितना कष्ट नहीं होगा उतना कष्ट उसे तब होगा जब उसके अपने लोग ही उससे विमुख हो जाएं, उसके अपने ही उसे छोड़ दें, उसकी सेना में विद्रोह हो जाए, उसके विश्वास पात्र उसके प्रति संदेह करने लगें। यदि तुम शत्रु के भीतर फूट डाल सकते हो तो उसे बिना लड़े पराजित कर सकते हो। जब शत्रु का संगठन बिखर जाएगा, जब उसकी एकता टूट जाएगी, तब वह स्वयं ही कमजोर पड़ जाएगा और बिना किसी बाहरी हमले के परास्त हो जाएगा। चाणक्य का मानना था कि हर संगठन की सबसे बड़ी शक्ति उसका एकजुट होना है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भीतर से टूटना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु से युद्ध करने के बजाय उसके संगठन को तोड़ने में समय लगाता है। वह धीरे धीरे शत्रु के साथियों में संदेह और लोभ के बीज बोता है, जिससे वे एक दूसरे पर अविश्वास करने लगें और अंततः वह संगठन बिखर जाता है। और जो संगठन बिखर गया उसका पराजय निश्चित है। चाणक्य की चौथी नीति है समय का सही उपयोग। सही समय पर किया गया आक्रमण सबसे घातक होता है। जल्दीबाजी में किया गया हमला स्वयं के लिए विनाशकारी हो सकता है। धैर्य वह गुण है जो महान विजेता को साधारण योद्धा से अलग करता है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक शत्रु की कमजोरी पूरी तरह उजागर न हो तब तक आक्रमण मत करो। सही समय की प्रतीक्षा करो। जैसे बाज अपने शिकार पर तब तक नहीं झपटता जब तक वह पूर्णतः निश्चिंत न हो जाए, वैसे ही शत्रु पर तब आक्रमण करो जब वह असावधान हो, कमजोर हो और तुम्हारी शक्ति को कम आंक रहा हो। तभी तुम बिना किसी बड़ी क्षति के उसे पराजित कर सकते हो। पांचवी नीति है शत्रु के संसाधनों को समाप्त करना। यदि तुम शत्रु की शक्ति को कम करना चाहते हो तो सीधे युद्ध मत करो, बल्कि उसकी आर्थिक शक्ति, उसकी खाद्य आपूर्ति, उसकी सैन्य तैयारी को धीमे धीमे समाप्त कर दो। जैसे जड़ काटने से वृक्ष स्वयं गिर जाता है, वैसे ही शत्रु की जड़ें काटो, उसकी आय के स्रोत नष्ट करो, उसके सैनिकों के बीच असंतोष फैलाओ, उसकी रणनीतियों को असफल करो। जब शत्रु के पास संसाधन नहीं रहेंगे तो वह बिना युद्ध किए ही समर्पण कर देगा। चाणक्य की छठी नीति कहती है कि शत्रु को ऐसा एहसास कराओ कि वह सुरक्षित है। जब शत्रु स्वयं को सुरक्षित समझता है तब वह लापरवाह हो जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यदि शत्रु को निरंतर भय में रखोगे तो वह सतर्क रहेगा। यदि उसे सुरक्षा का भ्रम दोगे तो वह लापरवाह हो जाएगा और उसी समय तुम उसे बिना लड़े परास्त कर सकते हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु को झूठे सुख सपनों में उलझाकर असली आक्रमण की तैयारी करता है। सातवीं नीति है शत्रु को स्वयं से अलग थलग करना। शत्रु तभी बलवान होता है जब उसे बाहरी समर्थन प्राप्त होता है। यदि तुम उसके मित्रों, सहयोगियों और समर्थकों को उससे अलग कर सको तो वह स्वतः निर्बल हो जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के मित्रों को लालच दो, उन्हें भय दिखाओ, उन्हें अन्य लाभों का प्रलोभन दो, ताकि वे शत्रु से दूर हो जाएं और उसे अकेला छोड़ दें। एक अकेला शत्रु एकाकी वृक्ष की भांति होता है जिसे तूफान आसानी से उखाड़ सकता है। आठवीं नीति है शत्रु के भीतर भय उत्पन्न करना। भय सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। भय वह हथियार है जो बिना लड़े भी विजय दिला सकता है। यदि तुम शत्रु के भीतर अपने बारे में ऐसा भय उत्पन्न कर सको कि वह तुमसे लड़ने से पहले ही हार मान ले, तो तुम बिना युद्ध के विजयी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी छवि ऐसी बनानी होगी कि शत्रु तुम्हारे नाम से कांपे, तुम्हारी कल्पना से ही उसे अपनी पराजय दिखने लगे। भय से पराजय अधिक प्रभावी होती है क्योंकि भय मस्तिष्क को जकड़ लेता है और निर्णय शक्ति को समाप्त कर देता है। नौवीं नीति है शत्रु को अहंकार में डुबो देना। जब शत्रु अत्यधिक अहंकारी हो जाता है तो वह अपने वास्तविक कमजोरियों को अनदेखा करने लगता है। वह अपने आप को अजेय मानने लगता है और उसी घमंड में वह भूल करता है। वही भूल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु को परास्त करना है तो उसके अहंकार को बढ़ाओ, उसकी झूठी प्रशंसा करो, उसे अजेय होने का भ्रम दो। जब वह स्वयं को अविनाशी समझने लगे तो उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। 10वीं नीति है अपने शत्रु की आदतों और कमजोरियों का गहन अध्ययन करना।
जो योद्धा अपने शत्रु को जितना जानता है वह उतनी ही आसानी से उसे पराजित कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि तुम शत्रु के स्वभाव, उसकी आदतों, उसकी सोचने की शैली, उसकी प्राथमिकताओं और उसकी कमजोरियों का गहन विश्लेषण करो। जब तुम्हें शत्रु के बारे में उससे भी अधिक जानकारी होगी तब तुम उसे बिना लड़े पराजित कर सकते हो। 11वीं नीति है, कभी भी शत्रु को समाप्त करने में जल्दबाजी न करो। कई बार समय ही सबसे बड़ा विजेता होता है। यदि तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करोगे तो शत्रु स्वयं अपने ही भार से गिर जाएगा। इसलिए यदि आवश्यकता हो तो प्रतीक्षा करो। शत्रु की गलतियों का लाभ उठाओ, उसकी कमजोरियों को गहराते देखो और सही समय पर अंतिम प्रहार करो। अंतिम और 12वीं नीति यह है कि अपने विजय को स्थायी बनाने के लिए शत्रु के मन में अपना भय जीवित रखो। यदि तुमने एक बार शत्रु को पराजित कर दिया और उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया तो वह भविष्य में फिर से उठ सकता है। इसलिए या तो उसे ऐसा तोड़ दो कि वह फिर कभी सिर न उठा सके, या उसके मन में अपना ऐसा भय बिठा दो कि वह कभी भी तुम्हारे विरुद्ध सोचने का साहस न कर सके। यही चाणक्य की अंतिम नीति है, जो सिखाती है कि विजय केवल जीतने का नाम नहीं है। विजय का अर्थ है उस स्थिति को स्थायी बनाना जहां पराजित शत्रु पुनः लड़ने की क्षमता न पा सके। इन 12 नीतियों के साथ यदि कोई भी साधक चले तो वह संसार में न केवल अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं अर्जित कर सकता है, क्योंकि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, युद्ध तो जीवन के प्रत्येक मोड़ पर लड़े जाते हैं, जहां बुद्धि, धैर्य, चातुर्य और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। जो इन नीतियों को आत्मसात कर लेता है वह हर चुनौती के सामने अडिग रहता है, हर विरोध के सामने अजेय बनता है, हर आपदा को अवसर में बदल देता है और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यही चाणक्य का अंतिम संदेश है कि शत्रु से बिना लड़े, बिना हाथ उठाए उसे बर्बाद करने की कला सीखो, क्योंकि यही स्थायी विजय का मार्ग है और यही बुद्धिमत्ता की अंतिम कसौटी भी। नीति 1, शत्रु को हल्के में न लें। चाणक्य की यह नीति अत्यधिक प्रभावी है। जब हम शत्रु को हल्के में लेते हैं तो हमें अपनी पराजय के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। शत्रु चाहे कितना भी कमजोर क्यों न दिखता हो, हमें उसकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शत्रु की कमजोरी, उसकी रणनीति और उसकी स्थिति को ठीक से समझना जरूरी है। केवल तभी हम अपनी योजना में सफलता पा सकते हैं। शत्रु को पराजित करने के लिए पहले हमें उसके मनोबल को तोड़ना पड़ता है। जब शत्रु खुद को कमजोर महसूस करने लगे तब उसकी हार तय होती है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे सामने जो छोटा शत्रु है वह हमारी शक्ति का सामना नहीं कर सकता, लेकिन चाणक्य का कहना था कि शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी उपेक्षा होती है। यह नीति इस बात को स्पष्ट करती है कि शत्रु की कमजोरी को समझना और उस पर हमला करना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी शक्ति को जानने के बाद उसकी कमजोरी के खिलाफ रणनीति बनानी चाहिए। यदि हम उसे हल्के में लेंगे तो वह हमारे लिए खतरा बन सकता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु के खिलाफ युद्ध की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक आप शत्रु की शक्ति और उसकी कमजोरी को ठीक से समझ नहीं लेते, तब तक उस पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शत्रु का मान मर्दन और उसकी हार की शुरुआत मानसिक रूप से होनी चाहिए। शत्रु को कमजोर करने के लिए एक और तरीका है उसका मनोबल तोड़ना। जब शत्रु को यह एहसास हो कि वह अपनी ताकत में अकेला नहीं है और उसे अपनी हार का सामना करना पड़ सकता है, तो वह अपने ही आत्मविश्वास को खोने लगेगा। शत्रु का मनोबल गिराने के बाद उस पर हमला करना आसान हो जाता है। नीति 2, अपने इरादों को गुप्त रखना। शत्रु को हमेशा हमारी योजनाओं का आभास नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु हमारी योजना जान लेता है तो वह उस पर कार्रवाई कर सकता है और हम असफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने इरादों को गुप्त रखें। गुप्त रूप से रणनीति बनाएं और जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक उसे किसी के सामने न लाएं। चाणक्य ने अपनी नीति में ये कहा था, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपने इरादे शत्रु को बता दें। यदि आप शत्रु को बता देते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो वह तैयारी कर सकता है।
ये सिद्धांत न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करता है वह कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस नीति का उद्देश्य केवल शत्रु को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि अपनी योजना को पूरे आत्मविश्वास के साथ छिपा कर रखना है। जब आप अपने इरादों को गुप्त रखते हैं तो शत्रु को पता नहीं चलता कि आपकी अगली चाल क्या होगी और वह आपके मुकाबले कमजोर हो जाता है। नीति 3, शत्रु के संसाधनों को नष्ट करना। चाणक्य की यह नीति न केवल शत्रु को कमजोर करने के लिए है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी तोड़ने के लिए है। जब शत्रु के पास जरूरी संसाधन नहीं होते तो वह मानसिक रूप से थक जाता है। उसके पास शक्ति नहीं होती और वह आत्मसमर्पण कर देता है। शत्रु के संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है उसका धन, उसका समर्थन और उसकी सेना। इन संसाधनों को नष्ट करके हम शत्रु को कमजोर बना सकते हैं। इस नीति का अर्थ है शत्रु की आर्थिक स्थिति और उसकी शक्ति को खत्म करना। जब शत्रु के पास कोई संसाधन नहीं होते तो वह हार मानने लगता है। चाणक्य का कहना था, जिसके पास शक्ति है वो दूसरों से युद्ध करता है, लेकिन यदि उस शक्ति को छीन लिया जाए तो वह व्यक्ति अपनी स्थिति को बचाने में असमर्थ होता है। शत्रु के संसाधनों पर प्रहार करना, उसकी सामर्थ्य को नष्ट करना और उसे असमर्थ बनाना बहुत आवश्यक है। यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल शारीरिक रूप से शत्रु को कमजोर करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे परास्त करती है। जब शत्रु के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वह खुद को असहाय महसूस करता है और इस स्थिति में वह हार जाता है। नीति 4, दूसरों की निंदा से दूर रहना। चाणक्य की नीति है कि दूसरों की निंदा करने से बचे। ये शत्रु से लड़ा नहीं जाता, परंतु मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो न केवल हम उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक संसाधनों का भी नुकसान करते हैं। हमारी ऊर्जा नकारात्मक विचारों में फंसकर सिमट जाती है, जो हमारी कार्यक्षमता को घटाती है। कभी कभी शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उसकी आलोचना करने वालों से आती है। जब हम किसी व्यक्ति या समूह की निंदा करते हैं तो शत्रु को यह अवसर मिल जाता है कि वह हमारे खिलाफ अपनी रणनीतियां बनाए। चाणक्य का कहना था कि जिसने अपनी वाणी को नियंत्रित किया उसने युद्ध जीत लिया। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। यदि आप किसी को निंदा करते हैं तो आप शत्रु को अपने विचारों और भावनाओं का पता दे रहे होते हैं। इससे वह व्यक्ति अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकता है। युद्ध में नहीं जाने से पहले ही अपने शब्दों को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। किसी की निंदा करने से आप केवल खुद को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि आप दूसरों के मन में भी नकारात्मक विचार पैदा कर देते हैं। जब आप किसी को निंदा करते हैं तो ये शत्रु के लिए एक अवसर बनता है। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और ताकत को दूसरों के खिलाफ नहीं गंवाना चाहिए। शब्दों का शक्ति के रूप में उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक शक्ति का उपयोग करना। नीति 5, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। चाणक्य की नीतियों में एक महत्वपूर्ण नीति यह है कि आपकी योजना को गुप्त रखना चाहिए। शत्रु की रणनीति को जानते हुए ही हम अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारी योजनाएं पूरी तरह से गुप्त और संरक्षित रहें। कभी भी अपने इरादे शत्रु के सामने नहीं लाने चाहिए। यदि आप अपनी योजना सार्वजनिक कर देते हैं तो शत्रु पहले ही उस पर हमला कर सकता है और आपकी योजना विफल हो सकती है। जब आप किसी योजना पर काम कर रहे होते हैं तो आपको उसे अपनी आंखों के सामने और अपने कार्यक्षेत्र के भीतर ही सीमित रखना चाहिए। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब चाणक्य ने अपनी योजना के तहत नंद वंश को समाप्त करने की तैयारी की थी। उन्होंने अपनी योजना को गुप्त रखा और एक एक कदम बड़े सावधानी से उठाए। यदि उन्होंने अपनी योजना को प्रकट किया होता तो शत्रु पहले ही उसकी नकल करके उसे विफल कर देता। योजना को गुप्त रखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि शत्रु के पास आपकी रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती।
इस प्रकार वह उस पर काबू पाने के लिए किसी भी तरह की योजना नहीं बना पाता। नीति 6, शत्रु की ताकत को तोड़ना। शत्रु की ताकत को तोड़ना एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण कदम है, जब उसे हराने के लिए सीधे मुकाबले से बचने की आवश्यकता होती है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु की शक्ति को खत्म किए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता। शत्रु की ताकत का संबंध न केवल उसके शारीरिक बल से होता है, बल्कि उसके मानसिक और आर्थिक बल से भी जुड़ा होता है। जब शत्रु का मानसिक संतुलन टूट जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो उसका शारीरिक बल प्रभावहीन हो जाता है। इस नीति के तहत सबसे पहले शत्रु की मानसिक स्थिति पर प्रहार करना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु का मनोबल गिरता है, तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। शारीरिक रूप से भी यदि शत्रु अपनी ताकत का उपयोग सही समय पर नहीं कर पाता, तो वह अपनी स्थिति को खो देता है। शत्रु की कमजोरियों का विश्लेषण करना और उस पर आक्रमण करना इस नीति का मूल उद्देश्य है। शत्रु को लगातार दबाव में डालना, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाना इस नीति का मुख्य हिस्सा है। अगर शत्रु की ताकत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, तो उसकी अधिकांश सामरिक रणनीतियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए शत्रु की वित्तीय स्थिति को कमजोर करना भी एक प्रभावी तरीका है। जैसे जैसे शत्रु की ताकत घटेगी, वैसे वैसे उसकी स्थिति कमजोर होती जाएगी और अंततः वह स्वयं ही हार मान जाएगा। नीति 7, शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाना। हर व्यक्ति, संगठन या सेना की कुछ कमजोरियां होती है और यह नीतियां उसी आधार पर काम करती हैं। शत्रु की कमजोरियों का सही समय पर पहचान और लाभ उठाना सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरी में उसकी हार छिपी होती है। जब शत्रु की कमजोरी को सही तरीके से पहचाना जाता है और उसका फायदा उठाया जाता है, तो वह जल्द ही हार मान जाता है। यह नीति शत्रु की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कमजोरियों पर आधारित है। मानसिक कमजोरी तब होती है जब शत्रु मानसिक रूप से थका हुआ, भ्रमित या निराश होता है। शारीरिक कमजोरी का मतलब है जब शत्रु शारीरिक रूप से कमजोर होता है या उसकी सेना में कोई कमजोरी हो। आर्थिक कमजोरी का मतलब है जब शत्रु की वित्तीय स्थिति कमजोर हो और वह अपनी सेना या रणनीतियों के लिए जरूरी संसाधन नहीं जुटा पाता। इस नीति में सबसे पहला कदम ये है कि शत्रु की कमजोरी को पहचाने। उदाहरण के तौर पर, अगर शत्रु मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसके मनोबल को और अधिक गिराना उसके लिए घातक हो सकता है। अगर शत्रु की सेना शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसे सामरिक दबाव से आसानी से पराजित किया जा सकता है। इसके साथ ही शत्रु की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए उसके व्यापार, आय और धन स्रोतों को प्रभावित किया जा सकता है। जब शत्रु को उसकी कमजोरियों के बारे में बताया जाता है, तो वह मानसिक रूप से और अधिक कमजोर हो जाता है। यही स्थिति शत्रु के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और उसकी शक्ति ढीली हो जाती है। नीति 8, विश्वासघात की रणनीति। विश्वासघात की रणनीति एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है जो शत्रु को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए काम करता है। चाणक्य ने इसे एक बेहतरीन रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। विश्वासघात का मतलब है शत्रु के अपने सबसे करीबी सहयोगी या व्यक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। जब किसी व्यक्ति का सबसे करीबी व्यक्ति उस पर विश्वासघात करता है, तो उसकी स्थिति संकट में पड़ जाती है और वह मानसिक रूप से टूट जाता है। यह नीति पूरी तरह से शत्रु के विश्वास और रिश्तों पर हमला करने पर आधारित है। अगर शत्रु के करीबी लोग या सहयोगी उस पर विश्वासघात करते हैं, तो शत्रु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह शत्रु के भरोसे को तोड़ता है, जो उसके मानसिक बल को नष्ट कर देता है। इस नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको शत्रु के करीबी व्यक्ति को अपनी ओर मिलाना होता है। उसके साथ संवाद स्थापित करना, उसे अपने पक्ष में लाना और फिर धीरे धीरे शत्रु के खिलाफ काम करना जरूरी होता है। जब शत्रु को ये पता चलता है कि उसके करीबी लोग उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है। इसके बाद शत्रु की ताकत खत्म हो
जाती है और उसे हराना आसान हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु के खुद के साथी उसे धोखा देते हैं तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वह अपने ही दांव पर खुद हार जाता है। इन नीतियों के माध्यम से चाणक्य हमें सिखाते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए कभी भी सीधे मुकाबले का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि शत्रु की मानसिक स्थिति, उसकी कमजोरियां और उसके करीबी लोगों का इस्तेमाल करके उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जा सकता है। यह नीतियां न केवल शत्रु को हराने में सहायक होती हैं, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और रणनीति का सही उपयोग कैसे किया जाता है। नीति 9, शत्रु के मनोबल को तोड़ना। शत्रु को बिना लड़े परास्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उसका मनोबल तोड़ना। चाणक्य का कहना था कि जब शत्रु का मनोबल गिर जाता है तो वह हर मोर्चे पर हारने लगता है। मनोबल किसी भी व्यक्ति, संगठन या सेना की ताकत का मूल स्रोत होता है। जब ये टूटता है तो शारीरिक बल और संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस नीति में शत्रु की मानसिक स्थिति को कमजोर करना होता है। शत्रु को लगातार भ्रमित, डरित और अनिश्चितता के जाल में फंसाने से उसका मनोबल गिरने लगता है। अगर शत्रु को यह महसूस हो कि वह अकेला है, उसकी स्थिति पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है या उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो वह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाता है। आपके द्वारा उत्पन्न किए गए दबाव, डर और भ्रम से शत्रु अपने निर्णयों में गलतियां करने लगता है और इस प्रक्रिया में उसकी ताकत खुद ही खत्म हो जाती है। यही वह समय होता है जब शत्रु की पराजय निश्चित होती है। नीति 10, शत्रु की आकांक्षाओं का नाश करना। हर व्यक्ति या संगठन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। चाणक्य के अनुसार इन आकांक्षाओं को समाप्त करना शत्रु को पराजित करने का एक बेहतरीन तरीका है। शत्रु की आकांक्षाएं उसकी शक्ति का मूल स्रोत होती हैं। जब यह आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो शत्रु का आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इस नीति में यह जरूरी होता है कि शत्रु की इच्छाओं और लक्ष्यों का सही समय पर मुकाबला किया जाए। यदि आप शत्रु की प्राथमिक आकांक्षाओं को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो वह मानसिक रूप से हताश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर शत्रु का उद्देश्य सत्ता या प्रभाव बनाना है तो उसे इस लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकना होगा। यदि वह अपनी आकांक्षा पूरी करने में विफल रहता है तो उसकी ताकत खुद ही कमजोर हो जाती है। जब शत्रु के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह आत्मसमर्पण करने या हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। नीति 11, शत्रु को उसकी स्वयं की रणनीति से पराजित करना। शत्रु की अपनी रणनीतियां और योजनाएं उसे ही पराजित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। यह नीति शत्रु की कमजोरियों और उसकी मानसिक स्थिति को समझकर उसे उसकी ही चालों से मात देने पर आधारित है। चाणक्य का मानना था कि जब शत्रु अपनी रणनीतियों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाता तो वह खुद ही खुद को हराने लगता है। इस नीति के तहत आपको शत्रु की रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करना होता है। आपको ये पहचानना होता है कि शत्रु के पास क्या योजनाएं हैं और उसके रणनीतिक कदमों में कहां कमजोरियां हैं। इसके बाद आप उन कमजोरियों का फायदा उठाकर शत्रु को उसकी ही चालों से मात दे सकते हैं। ये रणनीति तब सबसे प्रभावी होती है जब शत्रु अपनी ही योजनाओं में उलझकर स्वयं की कमजोरी को उजागर करता है। इसे कहते हैं शत्रु की अपनी रणनीति से उसे नष्ट करना, जिससे शत्रु की योजना पूरी तरह विफल हो जाती है और वह पराजित हो जाता है। नीति 12, शत्रु को आत्मविश्वास से हटाना। शत्रु का आत्मविश्वास उसकी ताकत का मुख्य स्तंभ होता है। जब उसका आत्मविश्वास टूटता है तो वह अपनी शक्ति को खो देता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु को उसकी आत्मविश्वास से हटा देना बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। यह नीति शत्रु के आत्मविश्वास को कमजोर करने पर आधारित है। अगर आप शत्रु को यह महसूस करवा देते हैं कि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य में खुद ही कमी महसूस कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए आपको उसकी मानसिक स्थिति पर काम करना होता है।
जब शत्रु यह महसूस करता है कि वह अकेला है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, तो वह हार मानने पर मजबूर हो जाता है। जब शत्रु का आत्मविश्वास गिरता है, तो उसकी सारी योजनाएं और संघर्ष निष्फल हो जाते हैं। इन 4 नीतियों के माध्यम से चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए मानसिक दबाव, उसकी आकांक्षाओं को खत्म करना और उसकी रणनीतियों का उपयोग करना जरूरी है। यही वह तरीके हैं जिनसे बिना लड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है, तो हमें उसकी शक्ति को तोड़ना चाहिए ताकि वह अपनी अगली चाल नहीं चला सके। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम शत्रु की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों को कमजोर करें। जब शत्रु का मनोबल टूटता है, तो वह हर दिशा में कमजोर हो जाता है। उसके पास न तो लड़ने का उत्साह रहता है, न ही उसकी सेना में ताकत बचती है। यही कारण है कि चाणक्य का कहना था, यदि आप अपने शत्रु की ताकत को तोड़ने में सक्षम हो, तो समझिए आप आधे युद्ध में जीत चुके हैं। यह नीति बताती है कि शत्रु की शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भौतिक भी होती है। हमें शत्रु की मानसिक शक्ति और सामर्थ्य को तोड़ने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। नीति 6, शत्रु की ताकत को तोड़ना। शत्रु की ताकत को तोड़ना एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण कदम है, जब उसे हराने के लिए सीधे मुकाबले से बचने की आवश्यकता होती है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु की शक्ति को खत्म किए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता। शत्रु की ताकत का संबंध न केवल उसके शारीरिक बल से होता है, बल्कि उसके मानसिक और आर्थिक बल से भी जुड़ा होता है। जब शत्रु का मानसिक संतुलन टूट जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो उसका शारीरिक बल प्रभावहीन हो जाता है। इस नीति के तहत सबसे पहले शत्रु की मानसिक स्थिति पर प्रहार करना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु का मनोबल गिरता है, तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। शारीरिक रूप से भी यदि शत्रु अपनी ताकत का उपयोग सही समय पर नहीं कर पाता, तो वह अपनी स्थिति को खो देता है। शत्रु की कमजोरियों का विश्लेषण करना और उस पर आक्रमण करना इस नीति का मूल उद्देश्य है। शत्रु को लगातार दबाव में डालना, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाना इस नीति का मुख्य हिस्सा है। अगर शत्रु की ताकत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, तो उसकी अधिकांश सामरिक रणनीतियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए शत्रु की वित्तीय स्थिति को कमजोर करना भी एक प्रभावी तरीका है। जैसे जैसे शत्रु की ताकत घटेगी, वैसे वैसे उसकी स्थिति कमजोर होती जाएगी और अंततः वह स्वयं ही हार मान जाएगा। नीति 7, शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाना। हर व्यक्ति, संगठन या सेना की कुछ कमजोरियां होती हैं, और यह नीतियां उसी आधार पर काम करती हैं। शत्रु की कमजोरियों का सही समय पर पहचान और लाभ उठाना सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरी में उसकी हार छिपी होती है। जब शत्रु की कमजोरी को सही तरीके से पहचाना जाता है और उसका फायदा उठाया जाता है, तो वह जल्द ही हार मान जाता है। यह नीति शत्रु की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कमजोरियों पर आधारित है। मानसिक कमजोरी तब होती है जब शत्रु मानसिक रूप से थका हुआ, भ्रमित या निराश होता है। शारीरिक कमजोरी का मतलब है जब शत्रु शारीरिक रूप से कमजोर होता है या उसकी सेना में कोई कमजोरी हो। आर्थिक कमजोरी का मतलब है जब शत्रु की वित्तीय स्थिति कमजोर हो और वह अपनी सेना या रणनीतियों के लिए जरूरी संसाधन नहीं जुटा पाता। इस नीति में सबसे पहला कदम ये है कि शत्रु की कमजोरी को पहचाने। उदाहरण के तौर पर, अगर शत्रु मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसके मनोबल को और अधिक गिराना उसके लिए घातक हो सकता है। अगर शत्रु की सेना शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसे सामरिक दबाव से आसानी से पराजित किया जा सकता है। इसके साथ ही शत्रु की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए उसके व्यापार, आय और धन स्रोतों को प्रभावित किया जा सकता है। जब शत्रु को उसकी कमजोरियों के बारे में बताया जाता है, तो वह मानसिक रूप से और अधिक कमजोर हो जाता है। यही स्थिति शत्रु के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और उसकी शक्ति ढीली हो जाती है। नीति 8, विश्वासघात की रणनीति।
विश्वासघात की रणनीति एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है जो शत्रु को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए काम करता है। चाणक्य ने इसे एक बेहतरीन रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। विश्वासघात का मतलब है शत्रु के अपने सबसे करीबी सहयोगी या व्यक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। जब किसी व्यक्ति का सबसे करीबी व्यक्ति उस पर विश्वासघात करता है तो उसकी स्थिति संकट में पड़ जाती है और वह मानसिक रूप से टूट जाता है। यह नीति पूरी तरह से शत्रु के विश्वास और रिश्तों पर हमला करने पर आधारित है। अगर शत्रु के करीबी लोग या सहयोगी उस पर विश्वासघात करते हैं तो शत्रु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह शत्रु के भरोसे को तोड़ता है, जो उसके मानसिक बल को नष्ट कर देता है। इस नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको शत्रु के करीबी व्यक्ति को अपनी ओर मिलाना होता है। उसके साथ संवाद स्थापित करना, उसे अपने पक्ष में लाना और फिर धीरे धीरे शत्रु के खिलाफ काम करना जरूरी होता है। जब शत्रु को ये पता चलता है कि उसके करीबी लोग उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है। इसके बाद शत्रु की ताकत खत्म हो जाती है और उसे हराना आसान हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु के खुद के साथी उसे धोखा देते हैं तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वह अपने ही दांव पर खुद हार जाता है। इन 3 नीतियों के माध्यम से चाणक्य हमें सिखाते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए कभी भी सीधे मुकाबले का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि शत्रु की मानसिक स्थिति, उसकी कमजोरियां और उसके करीबी लोगों का इस्तेमाल करके उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जा सकता है। यह नीतियां न केवल शत्रु को हराने में सहायक होती हैं, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और रणनीति का सही उपयोग कैसे किया जाता है। नीति 9, शत्रु के मनोबल को तोड़ना। शत्रु को बिना लड़े परास्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उसका मनोबल तोड़ना। चाणक्य का कहना था कि जब शत्रु का मनोबल गिर जाता है तो वह हर मोर्चे पर हारने लगता है। मनोबल किसी भी व्यक्ति, संगठन या सेना की ताकत का मूल स्रोत होता है। जब ये टूटता है तो शारीरिक बल और संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस नीति में शत्रु की मानसिक स्थिति को कमजोर करना होता है। शत्रु को लगातार भ्रमित, डरित और अनिश्चितता के जाल में फंसाने से उसका मनोबल गिरने लगता है। अगर शत्रु को यह महसूस हो कि वह अकेला है, उसकी स्थिति पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है या उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो वह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाता है। आपके द्वारा उत्पन्न किए गए दबाव, डर और भ्रम से शत्रु अपने निर्णयों में गलतियां करने लगता है और इस प्रक्रिया में उसकी ताकत खुद ही खत्म हो जाती है। यही वह समय होता है जब शत्रु की पराजय निश्चित होती है। नीति 10, शत्रु की आकांक्षाओं का नाश करना। हर व्यक्ति या संगठन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। चाणक्य के अनुसार इन आकांक्षाओं को समाप्त करना शत्रु को पराजित करने का एक बेहतरीन तरीका है। शत्रु की आकांक्षाएं उसकी शक्ति का मूल स्रोत होती हैं। जब यह आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो शत्रु का आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इस नीति में यह जरूरी होता है कि शत्रु की इच्छाओं और लक्ष्यों का सही समय पर मुकाबला किया जाए। यदि आप शत्रु की प्राथमिक आकांक्षाओं को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो वह मानसिक रूप से हताश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर शत्रु का उद्देश्य सत्ता या प्रभाव बनाना है तो उसे इस लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकना होगा। यदि वह अपनी आकांक्षा पूरी करने में विफल रहता है तो उसकी ताकत खुद ही कमजोर हो जाती है। जब शत्रु के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह आत्मसमर्पण करने या हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। नीति 11, शत्रु को उसकी स्वयं की रणनीति से पराजित करना। शत्रु की अपनी रणनीतियां और योजनाएं उसे ही पराजित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। यह नीति शत्रु की कमजोरियों और उसकी मानसिक स्थिति को समझकर उसे उसकी ही चालों से मात देने पर आधारित है। चाणक्य का मानना था कि जब शत्रु अपनी रणनीतियों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाता तो वह खुद ही खुद को हराने लगता है।
इस नीति के तहत आपको शत्रु की रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करना होता है। आपको ये पहचानना होता है कि शत्रु के पास क्या योजनाएं हैं और उसके रणनीतिक कदमों में कहां कमजोरियां हैं। इसके बाद आप उन कमजोरियों का फायदा उठाकर शत्रु को उसकी ही चालों से मात दे सकते हैं। ये रणनीति तब सबसे प्रभावी होती है जब शत्रु अपनी ही योजनाओं में उलझकर स्वयं की कमजोरी को उजागर करता है। इसे कहते हैं शत्रु की अपनी रणनीति से उसे नष्ट करना, जिससे शत्रु की योजना पूरी तरह विफल हो जाती है और वह पराजित हो जाता है। नीति 12, शत्रु को आत्मविश्वास से हटाना। शत्रु का आत्मविश्वास उसकी ताकत का मुख्य स्तंभ होता है। जब उसका आत्मविश्वास टूटता है तो वह अपनी शक्ति को खो देता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु को उसकी आत्मविश्वास से हटा देना बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। यह नीति शत्रु के आत्मविश्वास को कमजोर करने पर आधारित है। अगर आप शत्रु को यह महसूस करवा देते हैं कि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य में खुद ही कमी महसूस कर रहा है, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए आपको उसकी मानसिक स्थिति पर काम करना होता है। जब शत्रु यह महसूस करता है कि वह अकेला है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, तो वह हार मानने पर मजबूर हो जाता है। जब शत्रु का आत्मविश्वास गिरता है तो उसकी सारी योजनाएं और संघर्ष निष्फल हो जाते हैं। चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए मानसिक दबाव, उसकी आकांक्षाओं को खत्म करना और उसकी रणनीतियों का उपयोग करना जरूरी है। यही वह तरीके हैं जिनसे बिना लड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ चाणक्य की यह 12 नीतियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट में ये भी बताते जाए आप लोग कहां से देख रहे हैं।